Welcome students, निखर here from फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जैक के डीएलएड के सिलेबस पर आधारित शिक्षा मनोविज्ञान विषय को लगातार देख रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों के समायोजन में परिवार का क्या दायित्व होता है। दोस्तों, ये टॉपिक हालांकि डीएलएड के सिलेबस पर आधारित है, लेकिन ये बीएड के स्टूडेंट्स, एमएड के स्टूडेंट्स, सीटेट और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। और ये जैक के डीएलएड के सिलेबस के चौथे यूनिट का लास्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को समझकर आप एक बेहतर शिक्षक के रूप में तो अपना योगदान दे ही पाएंगे, साथ ही साथ एक अच्छे अभिभावक के रूप में आप अपने बच्चों को भी उचित संस्कार दे पाएंगे। तो इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको निरंतर मिलती रहे। तो दोस्तों, अपने समायोजन वाले टॉपिक के सबसे लास्ट पॉइंट के रूप में हम लोग देखेंगे कि समायोजन की तकनीक के विकास में परिवार का क्या दायित्व बनता है, या फिर समायोजन की जो योग्यता डेवलप होती है किसी स्टूडेंट के अंदर, उसमें परिवार किस हद तक अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तो मैं यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के एक कोट को आपके सामने रखना चाहूँगा। बाल मनोविज्ञान में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि समस्यात्मक बच्चे नहीं होते हैं, बल्कि उनके माता पिता होते हैं। यानी इसने सभी बच्चों को इस बात से मुक्त कर दिया है कि वो समस्यात्मक है। ये माना जाता है कि माता पिता का ही रोल होता है किसी बच्चे को समस्यात्मक बनाने में। तो बाल मनोविज्ञान बिना किसी आधार के इतनी गंभीर बात नहीं कह सकता। अभी जो हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि एक पेरेंट्स का क्या दायित्व होता है, या एक फैमिली का क्या दायित्व होता है अपने बच्चों के एडजस्टमेंट की योग्यता के निर्माण में। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है, सबसे पहला दायित्व किसी परिवार का बनता है कि वो अपने बच्चे के शारीरिक दोष का तुरंत उपचार करवाए। जैसे आपके बच्चे में किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष है तो तुरंत आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, या तुरंत उसका जल्द से जल्द उसका इलाज प्रारंभ करवाएं, क्योंकि सबसे पहले एक स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक होता है किसी भी बच्चे के लिए, तभी उसके ऊपर संस्कार की परत चढ़ाई जा सकती है। इसके बाद जो दूसरा दायित्व बनता है परिवार का, कि वो अपने बच्चों को भरपूर प्यार दे। देखिए, बच्चे हमेशा प्रेम के भूखे होते हैं। वो कोई भी एक्ट अगर करते हैं, उसके गहराई में जाकर आप देखें, जो शैशवावस्था में जनरली उनके द्वारा जो भी एक्ट किया जाता है, तो आप देखेंगे कि वो प्रायः किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। वो किसी का ध्यान क्यों आकर्षित करना चाहते हैं? ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रेम मिल सके। तो परिवार के द्वारा अगर इस प्रेम की भूख मिटा दी जाए, तो उन बच्चों का जो समायोजन होगा वो बिल्कुल सहज होगा और स्वाभाविक ढंग से होगा। लेकिन आपको यहाँ ध्यान ये भी रखना है कि अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण बच्चे बिगड़ ना जाए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसमें संतुलन साधना पड़ता है। अगला प्रमुख दायित्व है जो बालकों के एडजस्टमेंट पर फर्क डालता है, वह है पेरेंट्स के बीच में होने वाला आपसी विवाद, या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के बीच होने वाला विवाद। देखिए, छोटे बच्चे जब बड़ों को झगड़ते देखते हैं, उनके बीच विवाद होते देखते हैं, तो उनका काफी नकारात्मक असर पड़ता है उनके व्यक्तित्व पर। इस वजह से वो अपने एडजस्टमेंट में तमाम तरह के डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप कर लेते हैं। उनको लगता है कि जो भी व्यक्ति उनके पिता के साथ या माता पिता की बात हो रही है, तो माता पिता में से वो जिसके करीब हो, वो उसके साइड से अपने आप को सोचना प्रारंभ करता है और दूसरे पक्ष को गलत समझना प्रारंभ कर देता है, जिसके वजह से वो कई तरह की धारणाएं बना लेता है और सहज रूप में अनुकूलित नहीं हो पाता है, यानी उसका एडजस्टमेंट प्रभावित हो जाता है। तो ये परिवार का बहुत बड़ा दायित्व है कि बच्चों के सामने किसी भी प्रकार का विवाद ना करे। इसके बाद जो प्रमुख दायित्व है परिवार का, वह है सामाजिक दायित्व।
यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बच्चों में सामाजिक दायित्व के प्रति बोध को विकसित करना है, उनको बताना है कि समाज के प्रति बालकों की क्या भूमिका है अभी, और जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें कौन कौन सी भूमिकाओं का निर्वहन करना होगा, तो वो अभी से ही इसकी तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे। साथ ही साथ उनमें सहकारिता और स्वावलंबन की भावना का भी विकास आपको करना पड़ेगा। जैसे किसी भी काम को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलजुल कर करते वो देखते हैं तो उनमें सहज रूप में ये चीजें विकसित हो जाती है। तो आपको ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करने होंगे अपनी फैमिली में जिससे बालकों में एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना और खुद स्वावलंबी बनने की भावना भी विकसित हो जाए। इसके बाद जो प्रमुख दायित्व बनता है परिवार के वरिष्ठ लोगों का या अभिभावकों का, वह यह है कि अपने बच्चों की पारस्परिक तुलना कभी भी ना करें। देखिए, बच्चे का जब कंपैरिजन किया जाता है खुद के उसके भाई बहनों के साथ या किसी अन्य बच्चों के साथ, इसका सर्वाधिक विपरीत प्रभाव उसके समायोजन की योग्यता पर पड़ता है। वो नकारात्मक चीजों के प्रति लगातार जागरूक बनता चला जाता है और कई बार वो हठी या जिद्दी बनकर सामने आता है, या फिर वो उन बालकों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ या उस बच्चे के साथ ईर्ष्या या द्वेष की भावना विकसित कर लेता है जिसके साथ उसकी तुलना की गई, जिसके साथ उसका कंपैरिजन किया गया है। तो भूल कर भी अपने बच्चों की पारस्परिक तुलना कभी भी ना करें। इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि कई बार बच्चे कुछ ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिससे पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं और वहां पर संतुलन बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि वैसे बच्चों को कभी भी उनकी बुराई को इंगित करके उनको सलाह ना दें या ना समझाने का प्रयास करें। आपके ट्रीटमेंट का तरीका ये होना चाहिए कि जो कुछ भी अच्छाई उसके अंदर है उसको आप देखें और लगातार उनकी अच्छाई को ही प्रोत्साहित करते रहें। तो ऐसा करने से उस बच्चे में ये भावना विकसित हो जाएगी कि मेरे अंदर ये अच्छे गुण हैं और इसको काफी सराहा जाता है, यानी मुझे इसी तरह का व्यवहार लगातार दिखाया जाना चाहिए। इससे नकारात्मक चीजें या जो बुरी चीजें, जो कुछ भी बुराई आप देख रहे हैं, वो स्वतः बच्चे से गायब हो जाएगा। तो कभी भी उसके बुराई को इंडिकेट करते हुए आप उनको समझाने का प्रयास ना करें, बल्कि उनकी अच्छाई को इंडिकेट करें और उनके अच्छाई को प्रोत्साहित करें। यही उनके बुराई के लिए एक जबरदस्त काट बनेगा। इसके साथ है कि ये पेरेंट्स का दायित्व बनता है या बड़े बुजुर्ग का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों के साथ समय बिताए, उनके साथ खेले। ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चों में ये भावना आ जाती है कि वो अपने पेरेंट्स को अपने काफी करीब मानने लगते हैं। तो किसी भी समस्या को लेकर जब वो परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, तो वो आपके पास उसका समाधान मांगने के लिए आते हैं। तो इस तरह से एक स्वस्थ जो संबंध है परिवार के सदस्यों के बीच में, परिवार के बच्चे और बुजुर्गों के बीच में बनता है। इससे आगे चलकर जनरेशन गैप की समस्या को भी कंट्रोल में किया जाता है। ये सब कुछ एडजस्टमेंट को ही सही करते हैं, एडजस्टमेंट को सही दिशा की ओर ले जाता है। इसके बाद जो अगला दायित्व है, कई बार पेरेंट्स गुस्से में आकर बच्चों को दंड देते हैं या अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड का प्रयोग करते हैं। तो अनुशासन का आधार यहाँ पर प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, ना कि पनिशमेंट होना चाहिए। जैसे ही बच्चे किसी प्रकार का किसी अनुशासन को भंग करते हैं या इस तरह की स्थिति को उत्पन्न करते हैं, तो उसकी काउंसलिंग की जानी चाहिए। उनको उचित मार्गदर्शन देकर इस बात की ओर प्रेरित करना चाहिए कि इस तरह का काम या इस तरह की चीजों को वो दोबारा प्रदर्शित ना करें। ये सही टेक्निक होता है। इसके द्वारा बच्चों के समायोजन की दिशा हमेशा सकारात्मक बनी रहती है, कंस्ट्रक्टिव बनी रहती है। इसके बाद जो प्रमुख दायित्व है, कई बार हम लोग एक बना बनाया जो हमारा एक कंसेप्ट होता है वो बच्चों के ऊपर लाद देते हैं, थोपने का प्रयास करते हैं। तो कभी भी बच्चों के ऊपर अपने विचार को ना थोपें, बल्कि उन्हें सभी तरह के विचारों से अवगत करा दें और निर्णय उन्हीं के ऊपर छोड़ दें। इससे फायदा ये होता है कि निर्णय लेने की उनकी क्षमता विकसित होती है और निर्णय लेने की क्षमता समायोजन की क्षमता को काफी गहराई से प्रभावित करती है। वस्तुतः देखा जाए तो समायोजन और कुछ नहीं, हमारा एक निर्णय लेना ही है।
हम जब निर्णय ले रहे होते हैं कि हमें अनुकूलित होना है या नहीं होना है, तो वास्तव में ये समायोजन की ही प्रक्रिया है। तो ये यहाँ पर पर्यायवाची रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद जो प्रमुख दायित्व आपका बनता है वह ये है कि बच्चों की बात को सुने, काफ़ी ध्यान दे, उनको लगे कि उनकी बात को सुनी जाती है, उनके बात को सीरियसली लिया जाता है। और जब बच्चे मांगे तभी आप उनको सलाह दें। यानी ऐसा नहीं है कि बच्चों की बात को सुने बगैर या सुनने से पहले ही हम लोग उनको सलाह दें। उनकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए। उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन का बोध होता है कि हमारी बात को सुनी गई, और इससे उनके समायोजन को एक सही दिशा मिलती है, वो सही तरीके से एडजस्ट हो पाते हैं। इसके बाद जो प्रमुख दायित्व है वह यह है कि निषेधात्मक आदेश की जगह सुझावात्मक आदेश उनको दें। जैसे उनको कभी भी ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाना चाहिए जिसमें ऑर्डर जैसा कुछ हो। बच्चे इस चीज को फॉलो तो कर लेते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हालांकि ये बच्चे के प्रति की जाने वाली एक हिंसा का ही दूसरा रूप है। तो यहाँ होना चाहिए कि सुझाव के रूप में कुछ निर्देश उनको दिए जाएं। उनको ये नहीं कहा जाना चाहिए कि तुम ऐसा मत करो या तुम अभी पढ़ने बैठो। उनको ये कहा जाना चाहिए कि ये आपके लिए पढ़ने का सही समय, अगर आप अभी नहीं पढ़े तो आपके होमवर्क कंप्लीट नहीं होंगे या आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको छोटे छोटे प्रैक्टिस को अपने ध्यान में लाना होता है। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने आर्थिक स्तर के स्कूल में ही बच्चे को भेजें। जैसे बच्चों के लिए जब स्कूल का चयन आप करने जाएं तो आपको उस स्कूल में कैसा रिजल्ट आ रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है, उसके होर्डिंग्स पर आपको नहीं जाना है, उसके प्रचार से प्रेरित आपको नहीं होना है, फी स्ट्रक्चर के लालच में, उसके झांसे में आपको नहीं आना है। आपको ध्यान ये रखना है कि वहाँ पर एकेडमिक माहौल कैसा है। एकेडमिक माहौल ऐसा हो जहाँ पर बच्चे कुछ सीख सकें, कुछ उनके संस्कार में वृद्धि हो सके, कुछ ऐसे गुण उनके अंदर डेवलप हो सके जो परिवार के लिए, समाज के लिए काफ़ी उपयोगी हो। साथ ही साथ जो विषय से संबंधित ज्ञान है वो ज्ञान भी वहाँ दिया जाता हो। लेकिन सबसे पहला पहलू जिस पर डिस्कस करके आपको बच्चों का एडमिशन किसी स्कूल में कराना चाहिए वो ये है कि आप हमेशा अपने आर्थिक स्थिति के समानांतर वाले स्कूल में ही एडमिशन कराएं बच्चों को। यानी वैसे ही स्कूल में भेजें जहां पर आप ही के इकोनॉमिक स्टेटस के लेवल वाले बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि बच्चे में कभी भी हीन भावना का विकास नहीं होता। उनको लगता है कि हम सभी एक ही तरह के माहौल से आए, एक ही तरह के पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हैं। अगर आप उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे आर्थिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस वाले स्कूल में अगर आप दाखिल करा देते हैं तो वहाँ पर काफ़ी हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स आते हैं, जिसके वजह से बच्चे में एक निगेटिव फीलिंग्स आ जाती है, वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाते, वो समस्या आएगी, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाएंगे। तो हमेशा अपने समानांतर आर्थिक स्थिति वाले, आर्थिक स्तर वाले विद्यालय का ही चयन करें, ये आपका प्रमुख दायित्व बनता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान यह भी रखना है कि कभी भी अपने बच्चे को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने पनिशमेंट ना दें। क्योंकि होता क्या है, बाहरी व्यक्ति के साथ सामने पनिशमेंट देने से बालकों के मन में यह भावना घर कर जाती है कि हमें परिवार में उचित महत्व नहीं दिया जा रहा, तो फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म अपने अंदर डेवलप करना प्रारंभ कर देता है, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप होने से रोकना है तो आपको कभी भी अपने बच्चे को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने, जो आपके परिवार से बाहर का व्यक्ति है, उसके सामने ना तो डांटना चाहिए ना ही पनिशमेंट देना चाहिए। और पनिशमेंट में अगर आप क्रूरता रखते हैं, क्रूरता प्रदर्शित करते हैं, तो इससे बच्चों का ईगो हर्ट होता है। वो कभी भी सही रास्ते पर तो नहीं आते, लेकिन वो जिद्दी और अपराधी जरूर बन सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचा जाना चाहिए, इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ परिवार का यह भी दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को वैसा ही कार्य आप दें जिसको कि वो कर सके। ऐसा काम ना दें जो काफ़ी टफ हो या वो नहीं कर पाता, उसकी क्षमता के बाहर हो।
ऐसा करने में कई खतरा है। एक खतरा ये भी है कि वो अपने जान को जोखिम में डाल सकता है, दूसरा है वो काम बिगड़ भी सकता है, और तीसरा है कि उसके कॉन्फिडेंस पर इसका जबरदस्त असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो उससे तमाम तरह के डिफेंस मैकेनिज्म उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो उसे बहाने बनाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, वैसे ही काम दीजिए जिसको कि वो कर सके। हाँ, कुछ काम ऐसे जरूर होते हैं, टफ ऐसे होते हैं जो उनको सिखाना जरूरी होता है आपके लिए। तो उस तरह के काम को देने के समय आप स्वयं वहां पर मौजूद रहें, आप खुद वो काम उसे करके दिखाएं, जिससे उसे इस बात का एहसास हो कि इस तरीके से इस टफ काम को किया जा सकता है। अगर आपने किसी बच्चे को प्रताड़ित करने के लिए जानबूझकर किसी ऐसे काम को चुना है जिस काम को करने में वो गलतियां करेगा, और आपको इसी गलतियों की अगर तलाश है, तो आप स्वयं विचार कीजिए कि आप किस प्रकार के अभिभावक हैं और अपने बच्चे को एडजस्ट करने से रोकने के लिए तमाम तरह की बाधाएं आप खड़ी कर रहे हैं, जिससे उसका व्यक्तित्व नकारात्मक होगा और एक समय आपको इसका खामियाजा स्वयं भुगतना होगा। इसके बाद लास्ट जो दायित्व बनता है परिवार का कि कभी भी अपने बच्चे की उपेक्षा किसी भी स्थिति में ना करें। हो सकता है आपका बच्चा आपके अपेक्षाओं पे खरा ना उतरता हो, आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करता हो, फिर भी अगर आप चाहते हैं, अगर आप उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो कभी भी उसको इग्नोर नहीं करें, कभी भी उसकी उपेक्षा ना करें। इससे बालक नकारात्मक दिशा की ओर एडजस्टमेंट करना प्रारंभ कर देता है, और ये आप कह सकते हैं मैल एडजस्टमेंट यानी कुसमायोजन की ओर चला जाता है। तमाम तरह के डिफेंस मैकेनिज्म का बोझ लेते हुए वो जीता है, और उसका व्यक्तित्व अंत समय तक आते आते पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाता है, और उसे मानसिक पीड़ा से जीवन भर गुजरना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक टीचर के तौर पर और एक पेरेंट्स के तौर पर, दोनों ही स्तर पर ये आपका दायित्व बनता है कि इन सारे दायित्वों को अपने जेहन में लगातार बनाए रखें। किसी भी बच्चे को, अपने बच्चे को घर में या फिर किसी दूसरे के बच्चे को विद्यालय में ट्रीट करते समय इन सारे ही चीजों का पालन आपके द्वारा किया जाना चाहिए। किताबों का ज्ञान या विषयों का ज्ञान कितना उपयोगी होता है ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन अगर आपने उसमें सही तरीके से सोचने और कार्य करने की क्षमता विकसित कर दी, तो वो जिस प्रकार का एडजस्टमेंट आगे चल के समाज में दिखाएगा या समाज में जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट आप तक जरूर पहुंचेगा। तो आशा करते हैं कि इस टॉपिक को आपने एंजॉय किया होगा, आपने समझा होगा, और इन दायित्वों को आप अपने ध्यान में रखेंगे, और इसकी पूर्ति एक शिक्षक और एक अभिभावक दोनों ही रूप में आप करेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा जो चौथा यूनिट था वो समाप्त हुआ। अगले टॉपिक में अगले कुछ पॉइंट्स के साथ, कुछ टॉपिक्स के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।